नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज का सेशन ई कॉमर्स पर रहने वाला है, खासकर क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स पर। दरअसल बदलते दौर में ई कॉमर्स स्पेस में कई नई संभावनाएं खुल रही हैं। आज इसी की एक प्रमुख कैटेगरी होम, लाइफस्टाइल, हैंडीक्राफ्ट्स में आखिर किस प्रकार के ट्रेंड्स हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या बताती हैं और नए मौकों, नए अवसरों को भुनाने के लिए किस तरह की रणनीति की जरूरत है, इसी पर आज हम मंथन करने वाले हैं। आई एम हैप्पी टू वेलकम डॉक्टर राकेश कुमार, चेयरमैन ऑफ इंडिया एक्सपो मार्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र पराशर साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक्सपो बाजार। आपका भी शुक्रिया पराशर साहब। थैंक यू। आइए बातचीत के सिलसिले को सीधे शुरू करते हैं। राकेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आप हमें बता सकें, जिस तरह से ई कॉमर्स में काफ़ी हलचल है और क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स में कई मौके आ रहे हैं। हमने ये भी देखा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई, उसमें एक अलग से सेक्शन भी इसको लेकर रखा गया है। आप किस तरह से इन डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं? सौरभ जी, वास्तव में हम लोग बहुत तेज़ी के साथ ई कॉमर्स क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम मात्र ई कॉमर्स की चर्चा करते थे, लेकिन अभी रिसेंट जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई उसमें एक चैप्टर ऐड होने के बाद हमें सरकार की इस मंशा का खास तौर पर पता लगता है कि क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स यानी कि एक्सपोर्ट्स, अगर आप सीधे सीधे जाने तो एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट दैट विल क्रॉस द बॉर्डर आउट ऑफ द कंट्री, सो दैट विल बी क्रॉस बॉर्डर। तो वो प्रोडक्ट दूसरे वर्ड में एक्सपोर्ट कहा जाएगा जी। तो ऐसा क्रॉस बॉर्डर जो ई कॉमर्स के माध्यम से, उसके जरिए से अगर किया जाए तो वो क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स है। और इसमें अपार संभावनाएं हैं। पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर आज की समय में चर्चा है। अगर हम 15% CAGR को माने तो उसके चलते लगभग 2030 तक करीब 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट इसमें डेवलप होने जा रही है। तो ऐसे में कोई भी देश क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स में अपने आप को पीछे नहीं रख सकता। मैं समझता हूं कि अभी जो हाल में DGFT ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो चेंजेस किए हैं, ये वास्तव में एक स्वागत करने योग्य हैं और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स को, हमारे क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स को, दोनों को इजाफा मिलेगा। जी राकेश जी, अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े बताते हैं, जैसे अगर हम पूरा ओवरऑल मार्केट साइज देखें जो क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स का है, ऑलमोस्ट $8 ट्रिलियन का कह रहे हैं, एंड उसमें चाइना लीडर है। चाइना ऑलमोस्ट $350 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद फॉलोड बाय US एंड UK। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये आंकड़ा करीब $2 बिलियन का है फिलहाल। तो ये जो गैप है, लेकिन आपको लगता है यही गैप एक तरह से एक बड़ी संभावना, एक बड़ा पोटेंशियल है, मतलब इतनी बड़ी मार्केट है जिसको टैप किया जा सकता है और इस तरफ बढ़ा जा रहा है, बढ़ने की कोशिश हो रही है? देखिए, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी दोनों वास्तव में अपने आप में सहयोगी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी हमारे डाटा हैं जहाँ पर अभी इंडिया की एक बिगनिंग है, ये अब हमारे लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये एक ऐसा पोटेंशियल है क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास है जी। हमारे पास इस टाइम पर सबसे यंग जनरेशन है और यंग पॉपुलेशन है। हम लोग मान के चलते हैं कि इस समय वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और आने वाले सालों में हम इस चीज़ का लाभ उठाएंगे। हमें समझना है कि जब हम क्रॉस बॉर्डर में जाएं तो क्रॉस बॉर्डर में हमारे देश के कानून क्या हैं और ऐसे ही जिस कंट्री में वो इंपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्रॉस बॉर्डर भी बॉर्डर को क्रॉस करेगा, तो एक बॉर्डर को क्रॉस करेगा तो दूसरे के अंडर एंटर करेगा, तो वहाँ पर उसकी एंट्री के साथ हमारे साथ क्या क्या नियम और क्या कुछ करना होगा। और उसके अतिरिक्त वहाँ की मार्केट को समझना होगा, क्योंकि ये मात्र प्रोडक्ट को उठा करके दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर रखने का काम नहीं है। हमें एक इसकी पूरे इसको समझना होगा और इस पूरे एंटायर गैमेट के अंदर में क्रॉस बॉर्डर, व्हाट, वेयर एंड हाउ, ये तीनों चीज़ें प्ले करेंगी और वास्तव में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वेट कर रही है, दस्तक दे रही है। और मैं समझता हूँ कि हम इस दशक में बहुत कुछ इसमें करके जाएंगे। जी, हम आपके पास लौटते हैं। जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। आप हमें बताएं, जिस तरह से जो हलचल हो रही है, हमने ये भी देखा कि एक्सपो बाजार की तरफ से ओवरसीज US एंड यूरोप में वेयर हाउस भी सेटअप किए गए हैं। इसके बारे में बता सकें, ये इसके पीछे की सोच क्या रही है? और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि शोरूम्स के ज़रिए भी जो आकर इसको टच एंड फील करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। तो क्या इस पर लेटेस्ट है, आप प्लीज़ शेयर कर सकें। एक्सपो बाज़ार जब हमने शुरू किया था तो उसके पीछे बहुत रिसर्च गई थी, बहुत स्टडी किया था कि प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्री में। जिस स्पेसिफिक
प्रोडक्ट कैटेगरी में एक्सपो बाजार डील कर रहा है जो है कि होम, लाइफस्टाइल, फैशन एंड एक्सेसरीज। जैसे आपने बोला, दे आर वेरी टच एंड फील। कंज्यूमर्स ऑलवेज वांट टू feel and see the material, the quality and everything. और also when we talk about cross border e-commerce, हमने देखा कि other countries like China, they are doing the micro fulfillment or the fulfillment of this cross border e-commerce through warehouses in the destination countries. जो ये जर्नी होती है फ्रॉम वेयर द प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड एंड वेयर दे आर टू बी ऑर्डर्ड, वो एक बहुत लंबी जर्नी है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस की बात करते हैं, अगर हम बिग फर्नीचर की बात करें, जो कॉस्ट इफेक्टिव तभी होंगे जब वो ओशन मोड से जाएंगे, एंड द ट्रांजिट टाइम फ्रॉम शिप इज एनीवेयर बिटवीन 30 to 45 days। और ई कॉमर्स में कस्टमर्स आर नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर सच लॉन्ग पीरियड्स। इसीलिए ये एक कॉन्सेप्ट हम लाए कि टू हैव warehousing and fulfillment centers in those countries itself. सो मीनिंग जिस तरह से ये जो वेयर हाउस सेटअप किए गए हैं, एक तो डिलीवरी विल बी फास्ट, वो वहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स होंगे। ये क्या आपका भी फोकस पूरा B2B सेगमेंट पर है? अभी करंटली एक्सपो बाजार 99% B2B कस्टमर्स को केटर कर रहा है। एंड व्हेन आई से B2B, यूएसए में हमारा जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो है छोटे दुकानदार, एंड commonly referred to as the mom and pop stores. So in US alone there are more than 600,000 small independent retailers, mom and pop stores, boutique stores जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और इंडियन एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स वो उन तक कभी पहुंच नहीं पा रहे थे। सो एक्सपो बाजार एक जरिया बना रहा है छोटे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, इंडियन ब्रांड्स के लिए, टू बी एबल टू रीच दोज स्मॉल बायर्स, एंड इन टर्न उन दुकानों से वो यूएस कंज्यूमर्स के पास जा रहा है। ओके, राकेश जी के पास आए उससे पहले आप हमें भी बता सकें फिर ये जो शोरूम्स के जरिए डिस्प्ले पर प्रोडक्ट्स होंगे, ये यूएस में आपने बताया मॉम एंड पॉप स्टोर्स को आप फोकस कर रहे हैं, वो टारगेट ग्रुप है। ये कितनी स्टेट्स को एग्जैक्टली इसके जरिए कवर कर पाएंगे आप? करंटली एक्सपो बाजार के 2 वेयर हाउसेस हैं, वन इज इन चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना एंड वन इज इन ह्यूस्टन। और जब हम शोरूम्स की बात करते हैं, एक्सपो बाजार ने 3 शोरूम सेटअप किए हैं, शिकागो में, अटलांटा में और डैलस में। ये तीनों लोकेशंस भी बहुत स्ट्रेटेजिक हैं क्योंकि ये तीनों लोकेशंस आर एसोसिएटेड विद होम एंड लाइफस्टाइल कैटेगरी मार्ट्स, which is similar to our Expo Mart in Greater Noida, which is a unique concept. तो उन showrooms के जरिए अगेन अमेरिका में हम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, जहाँ पे ये अमेरिकन बायर्स आते हैं B2B, they can see the quality of the product, how beautiful Indian products are, and through our platform they can digitally order, और हम उसकी अवेलेबिलिटी अपने वेयर हाउस में रखते हैं उन प्रोडक्ट्स की। तो जैसे आपने बताया ये एक पहल की गई है, राकेश जी आप बता सकें तो फिर ये मतलब लोकल टू ग्लोबल, वहाँ पर प्रोडक्ट शोकेस भी होंगे, डिस्प्ले भी होंगे, और इनफैक्ट आप ऑनलाइन का तो जिस तरह से सुविधा है ही, ये दौर बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आप ये बता सकें ये पूरा एंड टू एंड पूरा जिस तरह से बात हो रही है, ये लास्ट माइल डिलीवरी भी इसमें अगर आप बता सकें कैसे वर्क करेगी। एंड हम आपसे स्पेसिफिकली ये भी जानना चाहेंगे, हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि ई कॉमर्स में रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, जैसे फोकस B2B पर मेजरली भी है, इस पहलू को भी आप टच कर सकें। लास्ट माइल डिलीवरी डेफिनेटली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इंडिया से सामान जाएगा तो उसके बाद वो वहाँ वेयर हाउस तक पहुँचा, उसके बीच में जब इंपोर्ट होगा यूएस में तो वहाँ इंपोर्टर ऑन रिकॉर्ड्स होगा, जो कि एक छोटा एक्सपोर्टर या छोटा निर्यातक या छोटा मैन्युफैक्चरर इंडिया से जब है, वो वहाँ अपने इंपोर्टर ऑन रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं होगा। अगर वो होगा तो भी उसको एक कॉस्ट लगेगी, तो वहाँ उसको कलेक्टिवली रिसीव करना जी, उसके बाद फुलफिलमेंट सेंटर तक पहुँचाना, और फुलफिलमेंट सेंटर के जरिए बायर को कोरियर के जरिए वहाँ से नेक्स्ट डे 1 डे में डिलीवरी करना, ये लास्ट माइल डिलीवरी है। जब हम लास्ट माइल डिलीवरी की बात करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि अगर राजस्थान के किशनगढ़ में एक व्यक्ति ने कुछ Tier 2 सिटी में एक व्यक्ति ने कुछ सामान बनाया,
हमारे नरसापुर आंध्र प्रदेश में किसी ने लेस या क्रोशेट के आइटम बनाए, तो उसका सामान कैसे ब्रॉडवे में एक दुकान के ऊपर बिक सके। तो वास्तव में ये क्रॉस बॉर्डर की सक्सेस होगी जिस दिन हम ये कर सकेंगे। लोग सोचते हैं जो मैं बनाता हूं वो बिकता है, ऐसा नहीं है। वास्तव में जो बिकता है वो बनना चाहिए। जी, हम आपके पास आ रहे हैं, ये थोड़ा बता सकें ट्रेंड्स के बारे में, किस तरह की डिमांड है, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? अगर इस राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी? हम मार्केट रिसर्च करते हैं, ट्रेंड स्टडीज प्रिपेयर करते हैं, और जो भी वेंडर पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं हम उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, शेयर करते हैं उनके साथ, चाहे वो कलर्स पे हो, चाहे वो सीजन्स पे हो, चाहे वो प्राइसेस पे हो, चाहे वो पैकेजिंग पे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँगा, जैसे हमारे कुछ वेंडर पार्टनर्स हैं जो ग्लास के वाजेस बनाते हैं। ग्लास इज अ वेरी वेरी फ्रेजाइल कैटेगरी इन ई कॉमर्स, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्सपो बाजार के 2 साल की जर्नी में अभी तक का हमारा रिटर्न रेट इज लेस देन 1%। और उसका रीज़न यही है कि जो भी वेंडर्स, जो भी मैन्युफैक्चरर्स, जो भी छोटी फैक्ट्रीज हमारे साथ जुड़ रही हैं, हम उन्हें पूरी की पूरी नॉलेज शेयरिंग करते हैं कि क्या बनना चाहिए, वो कैसे पैक होना चाहिए, कैसा लेबल होना चाहिए, और उसका प्राइस टारगेट क्या होना चाहिए ताकि उसकी सेलेबिलिटी बढ़े। क्या रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट B2C सेगमेंट में ज़्यादा होता है? जी, आप सही बोल रहे हैं। B2 सेगमेंट में एक टर्म यूज होता है, बायर्स रिमॉर्स। अब क्या होता है, ई कॉमर्स में ज्यादातर सेल, ऑब्वियसली 100% सेल इज हैपनिंग थ्रू द व्हाट द बायर इज सेइंग इन पिक्चर्स एंड द कंटेंट दैट इट हैज। और ऑनलाइन शॉपिंग टिपिकली ह्यूमन बिहेवियर है कि कभी कभी बहुत अनकॉन्शियसली भी हो जाती है, और बायर्स रिमॉर्स इसी को बोलते हैं कि वो खरीद लेते हैं और कैंसिलेशन पॉलिसी होती है हर ई कॉमर्स पोर्टल की। 2 दिन बाद उनको लगता है अच्छा अभी तो निकला नहीं है, तो वो कैंसिल कर देते हैं। B2B, क्योंकि इट्स नॉट अ सिंगल सेल ऑफ प्रोडक्ट, सिंगल पीस सेल, वो एक असॉर्टमेंट खरीदते हैं और उनको एक रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है B2B ई कॉमर्स में, कि दुकानदार अगर किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है और उसको अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, तो वो टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। ओके। राकेश जी, तो अगर हम बात करें इंडिया को जिस तरह से ग्लोबल सोर्सिंग हब की बात हो रही है, उस दिशा में आगे बढ़ते हुए MSMEs को कई फ्रंट्स पर काम करना है, चाहे वो बेटर क्वालिटी हो, सस्टेनेबिलिटी की काफ़ी बात हो रही है, साथ ही साथ डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, कुल मिलाकर वो अपनी जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको और एनहांस करते हुए जब वो आगे बढ़ें, तो आप उनको कैसे समझाना चाहेंगे, कैसे बढ़ना होगा, और इस पूरे प्रोसेस में एक कैपेसिटी बिल्डिंग का रोल कितना ज़रूरी होगा ताकि इन नई अपॉर्चुनिटीज़ को टैप किया जा सके? देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग का रोल हमेशा से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, और ख़ास तौर पे ई कॉमर्स बिजनेस में हम लोगों को दो तरह से आगे बढ़ना है। एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग, और दूसरा हमें ये देखना है कि व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ, और उस कैपेसिटी बिल्डिंग में ही हमारी जो स्ट्रेंथ है हमें उसको लेके आगे बढ़ना है। नॉर्मली एक जो हमारे पास SME आता है, और ख़ासतौर पे जो मैक्रो आता है, मैक्रो एंटरप्रेन्योर सोचता है कि मैं जो बनाता हूँ वो सारा बिकेगा, और ऐसे में अगर वो 50 पीस बनाता है तो 50 के 50 पीस को वो ई कॉमर्स में बेचना चाहता है। उसे क्योंकि खुद बनाए हैं तो उसको लगता है सब अच्छे होंगे, जबकि उसको एक पूरी तरह से ये अध्ययन करना होगा कि उसके कौन से 5 बेस्ट पीस हैं जिनमें वो प्राइसिंग में कम्पिटिटिव है, पैकेजिंग बेहतर है, रिटर्न नहीं आएगा, और डिज़ाइन और उसकी ट्रेंड्स के मुताबिक बनी है। जी। मात्र उन 5 आइटम्स के ऊपर वो नंबर ज़्यादा बनाए, बजाय इसके कि वो 50 आइटम की असॉर्टमेंट खड़ी कर दे। ओके। जितेंद्र जी, जब हम क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स की, तो इसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को लेकर भी उद्यमी चिंतित रहते हैं। इस पर आपका क्या नज़रिया है और इसमें किस तरह से आप लोग सपोर्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? हमने जो पेमेंट गेटवेज यूज किए हैं अपने ट्रांजैक्शन के लिए, वो अमेरिका में ही बेस्ड हैं, और हमने कुछ बहुत ही prominent banking tie-ups किए हैं, both in India also and in US also, and the payment gateways and the security and ताकि कोई भी fraudulent transactions ना हो for the American buyers। ये बहुत ज़रूरी होता है American buyers को और European buyers को
कि they trust where they are making the electronic payment, where they are submitting their credit card details. इसलिए हमने ये कोशिश की और हमने यही किया है कि हम अमेरिकन उसी कंट्री के पेमेंट गेटवेज यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू ऑल द पेमेंट्स आर कलेक्टेड इन आवर बैंकिंग सिस्टम and then deposited and transferred to our Indian suppliers in a very safe and efficient manner. राकेश जी, हम आपसे भी समझना चाहेंगे, जब इसमें संभावनाएं हैं तो इसमें पॉलिसी फ्रंट पर आप किस तरह का और सपोर्ट देख रहे हैं? चाहे बात हो रही है फास्ट ट्रैक क्लियरेंस की, या हम देखते हैं जहाँ तक पेमेंट रियलाइजेशन की बात है, जो जनरली B2B स्पेस में क्रॉस बॉर्डर में हम देखते हैं 270 डेज़ की रहती है, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है। मतलब किस तरह की और इसको प्रयास किए जाएं ताकि इसको और गति मिले और एक्सेलरेट हो? बड़ी तेज़ी से उसमें सकारात्मक चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस को उन्होंने अडॉप्ट किया है, काफ़ी हद तक चेंजेस हैं। लेकिन अभी तक शायद गवर्नमेंट ये समझ रही है कि क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स का मतलब है कि जो कुछ भी हम भेजेंगे वो शायद पोस्टल के थ्रू जाएगा या कोरियर के थ्रू जाएगा, लेकिन वास्तव में देखा जाए क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स के जो हम नंबर्स अचीव करना चाहते हैं, जो हम चाइना के मुकाबले बात कर रहे हैं, वो नंबर तो जितना भी ओशियन एक्सपोर्ट्स है वो भी क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स के साथ ही होगा। इट इज नॉट ओनली दी कोरियर और पोस्टल एक्सपोर्ट्स। और दूसरी बात, जो हमारी पेमेंट टर्म्स हैं, अगर हम उसे जनरल जो फिजिकल एक्सपोर्ट्स के साथ कंपेयर करने लगेंगे उसके अराइवल्स को, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होंगी। उस केस में जो 270 डेज का ये है, उसको हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उसे एक हमें ओपन रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। और थर्ड, कंसाइनमेंट सेल को प्रमोट करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी बता सकें राकेश जी, जो डाकघर निर्यात केंद्र की जो बात है जिस पर काम हो रहा है, उस पर इंडस्ट्री से आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? पहली बात तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की मंशा बड़ी अच्छी है। अगर सरकार कोई इनिशिएटिव ले रही है तो उसमें हम उसको कहेंगे कि एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि प्रमोट हो। लेकिन उसके साथ ही जब ये नंबर सामने आएंगे तो हमें पता लगेगा कि कितनी एक्सेप्टेंस है और वॉल्यूम को कैसे, वो जो वॉल्यूम आइटम है, वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट्स को कैसे डील करेंगे। हमारे जो आर्टिसनल प्रोडक्ट हैं वो वास्तव में वॉल्यूमेट्रिक आइटम है। टेक्सटाइल को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे आर्टिसनल प्रोडक्ट हैं, खासतौर पर लकड़ी में, लोहे में, स्टोन में, सस्टेनेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं, ग्रास में, तो ये सब प्रोडक्ट जो वॉल्यूमेट्रिक है उसमें कितना वो कारगर सिद्ध होगा, उसके ऊपर हमें शायद एक नज़र रखनी हो। एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स पर। आइए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जितिन, आप ये हमें बता सकें, चलते हुए हम फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि जनरली जो एसएमईज हैं उनका ब्रांड बिल्डिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं रहा है, लेकिन जब हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो ये कई नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहा है और हम देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए भी कई तरह की जो है कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा टारगेटेड भी हो सकती है। ई कॉमर्स फ्रंट पर आपने इस मोर्चे पर क्या ऑब्जर्व किया है? आपका क्या असेसमेंट है ई कॉमर्स कॉन्टेक्स्ट में ब्रांड बिल्डिंग, स्पेसिफिकली एसएमईज की? ब्रांड बिल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर एनी मैन्युफैक्चरर, और एक इमोशनल वो भी है अब इंडिया में कि there is a sense of pride that we want to attach, especially our youngsters or millennials who want to attach to what they are doing, what they are creating. New designs create हो रहे हैं, कुछ लोग पुराने हैंडीक्राफ्ट टेक्निक्स को यूज करके बड़े मॉडर्न और फंक्शनल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जी, एंड दे वांट टू अटैच देयर विजन, देयर थॉट विद दैट। तो उसमें ब्रांड बिल्डिंग का बहुत एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और ई कॉमर्स में भी जब आप स्पेसिफिकली B2C की बात करते हैं, B2B में इतना नहीं, बट B2C में ब्रांड बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कस्टमर देन स्टार्ट्स टू एसोसिएट विद दैट ब्रांड, बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर टेकिंग इंडियन ब्रांड्स टू द वर्ल्ड ऑल्सो। हम संभावनाओं की जब बात कर रहे थे, लेकिन ग्लोबल मार्केट में इस समय काफ़ी अनसर्टनिटी है, काफ़ी अनिश्चितताएं हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी हैं, इकोनॉमीज पर प्रेशर्स भी हैं। आपको आगे असेसमेंट किस तरह से लग रहा है मार्केट का? देखिए, आप पिछला एक दशक पूरा देखें, पूरे दशक में ही लगभग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है।
इंडिया जो है अपने आप में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मार्केट के तौर पर खड़ा है। ये बात सही है कि अभी हाल में जिस तरह से यूक्रेन वार के साथ साथ इसराइल का जो मसला शुरू हुआ, अब ईरान भी उसमें कूद गए। उधर जो है रिसेशनरी ट्रेंड है यूएस में और बाकी जगह। मैं समझता हूँ कि अगले कुछ वर्षों में मैक्सिमम 1 से 1.5 साल के अंदर काफ़ी चेंजेस रहेंगे। और आप मान के चलें कि जैसे जैसे कहीं ऐसा कुछ चीज़ें रहती हैं तो उसके बाद में वापस रीबिल्डिंग का काम काफ़ी शुरू होता है। ख़ासतौर पर पोस्ट वार उन्हीं जगहों पर जहाँ पर ये सब कुछ हुआ होता है वापस रीबिल्डिंग शेप होती हैं, सब चीज़ें होती हैं और रिकन्स्ट्रक्शंस होती हैं, चीज़ें बढ़ती हैं और वो सब चीज़ें बढ़ेंगी और हमारा फ्यूचर ब्राइट है। कुल मिलाकर के ट्रेड के नंबर्स भी बढ़ेंगे और हम लोग उस सब में सबसे आगे बढ़ कर के आएंगे। चुनौतियों के बीच में ही मौके होते हैं और वो अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग ही एंटरप्रेन्योरियल एक जज्बा है जो आगे बढ़ रही है। इसी नोट पर हम इस कार्यक्रम को ही वाइंड अप करेंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया एसएमई एक्सप्रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए और क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स पर एक 360 डिग्री नजरिया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राकेश कुमार, चेयरमैन इंडिया एक्सपो मार्ट, थैंक यू सर। जितेंद्र पराशर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक्सपो बाजार, आपका भी शुक्रिया और आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। तो एसएमई एक्सप्रेस के इस सेशन में अभी के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम आपके साथ एक नई थीम के साथ मुलाकात करेंगे। फिलहाल नमस्कार, गुड बाय।